गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद आरिफ आलम, क्लास 11th रसायन विज्ञान भाग 1 में हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाएं। प्यारे बच्चों, परिस्थितियां विपरीत हैं। हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। आप लोग एक जिम्मेदार बनकर समझेंगे, पढ़ेंगे, आगे आपको बढ़ना है और आप लोगों को लगातार मेहनत करते रहना है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम द्रव्य की अवस्थाएं एक नए चैप्टर की बात करेंगे। क्लास में जहाँ तक पढ़ा दिया गया है, मैं उसके आगे के चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर को मैं आज पढ़ाऊँगा। आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मैं कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में जो भी त्रुटियाँ होंगी उसे माफ़ करेंगे और आप इसे पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। प्यारे बच्चों, चलिए हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। तो प्यारे बच्चों, बेसिकली जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के पढ़ते हैं, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी हम लोग ठोस अवस्था, द्रव की अवस्था और गैस की अवस्था की हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, तो ठोस की अवस्था, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ठोस की अवस्था, तो ठोस के बारे में हम थोड़ा सा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ठोस क्या होते हैं। जैसे आप यहाँ ही समझ सकते हैं कि ठोस पदार्थ की उस अवस्था को कहते हैं जिस पदार्थ में घटक, कण, अणु, परमाणु हो या आयन हो, वो काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं ऐसे। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज पैक। और इसका आकार, इसका आयतन निश्चित होता है ना। इसका घनत्व उच्च होते हैं। इस अवस्था को पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। और प्यारे बच्चों, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में कक्षा 12 में पहुंचेंगे, रसायन विज्ञान का पहला ही चैप्टर जिसमें हम ठोस अवस्था की डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए बस यहाँ पर आप थोड़ा सा समझेंगे कि उस अवस्था को पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं जिसमें पदार्थ के घटक, कण, परमाणु हो, अणु हो या आयंस हो, वो काफ़ी पास पास, काफ़ी क्लोज पैकिंग होते हैं, काफ़ी क्लोज पैक, है ना, जिसको हम लोग निविड संकुलन कहते हैं। और पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं जिसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, घनत्व उच्च होते हैं। तो ये पदार्थ की ठोस अवस्था आ गया। जैसे में आप चीनी कह सकते हैं, नमक कह सकते हैं, धातुएं कह सकते हैं, बर्फ़ कह सकते हैं, मोम कह सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड कह सकते हैं। तो ये सब पदार्थ की ठोस अवस्थाएं होती हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव भी पदार्थ की वह अवस्था होती है, पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें घटक, कण, है ना, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं और इनमें थोड़ा, इनके अणुओं के मध्य थोड़ा आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। यहाँ आकर्षण बल ज़्यादा था इसलिए काफ़ी पास पास आ गए, लेकिन इसमें पदार्थ, इसमें अणुओं के मध्य थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स जो होता है थोड़ा सा कम होता है और इसके अणु ठोस की तुलना में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। तो ऐसे पदार्थ की अवस्था को हम द्रव की अवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, विलयन पढ़े होंगे, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग की सांद्रताओं में पढ़ाया हो गया कि ये नॉर्मलता होती है, मोलरता होती है, मोललता होती है। तो ये तमाम प्रकार के थोड़ा सा विलयन के भी बारे में आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन कक्षा 12 में पढ़ाई जैसी ही शुरुआत होगी, दूसरा तीसरा चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे विलयन। दूसरा ही चैप्टर आपको मिलेगा विलयन, और विलयन में लिक्विड ही पढ़ना है। तो आशा उम्मीद करूँगा कि कक्षा 12 में हम लोग ऑफलाइन में अच्छे से पढ़ेंगे सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, हम गैस की बात करें, गैस की बात करें तो गैस में अगर देखें तो गैस में अणु और दूर दूर होते हैं। यानी ठोस और द्रव की तुलना में गैस में अणुओं के बीच, गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान जो होते हैं काफ़ी अधिक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य
आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है, नगण्य के बराबर होते हैं। ये जितने स्थान पाते हैं उतने स्थान को ये कवर कर लेते हैं। इनका न आकार निश्चित होता है, न आयतन निश्चित होता है, और न ही इनका आयतन निश्चित होता है। आकार, आयतन और जो चीज़ें होती हैं इनकी अनिश्चित होती हैं। प्यारे बच्चों, इनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है ना। इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, क्योंकि ये जितना स्पेस पाते हैं उतने स्पेस को ये कवर कर लेते हैं। इसलिए गैस के न निश्चित आकार होते हैं न निश्चित आयतन। ये बेसिकली इतनी चीज़ें आप प्यारे बच्चों जानते हैं, मैं ज़्यादा इस पर समय नहीं दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। और इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में फोकस करेंगे गैस की अवस्था पर, कि गैस क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर गैस के अणुओं को देखेंगे ध्यान से, गैस के अणुओं की अगर चर्चा करें तो ये दो प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। दो प्रकार की प्रवृत्ति यानी टू टाइप्स टेंडेंसी रखते हैं। टू टाइप्स की टेंडेंसी होती है। एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी बच्चों ये दो अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करना, उसको म्यूचुअल अट्रैक्शन कहते हैं। और एक होता है स्केपिंग टेंडेंसी, इसको लिख सकते हैं स्केपिंग टेंडेंसी, यानी मतलब कि अणु कितनी आसानी से दूर दूर जा सकते हैं। यानी ये दो अणु हैं, इनके बीच में बहुत ही नहीं के बराबर आकर्षण, ये कितनी आसानी से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, इसी को कहते हैं स्केपिंग टेंडेंसी। तो स्केपिंग टेंडेंसी और म्यूचुअल अट्रैक्शन ये दो ऐसे टेंडेंसी है गैस के अणुओं में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा किससे, स्केपिंग टेंडेंसी से, तो उस अवस्था को हम ठोस अवस्था कहेंगे। क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा प्यारे बच्चों तो अणु पास पास न होगा, ऐसे होगा, अणु ऐसे पास पास होगा, तो ऐसी अवस्था को हम पदार्थ की कौन सी अवस्था कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है प्यारे बच्चों। चलिए, यदि म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब प्यारे बच्चों दो अणुओं के बीच में अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन स्केपिंग टेंडेंसी के बराबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अणु स्केप भी करना चाहता है और साथ साथ रहना भी चाहता है, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को हम द्रव की अवस्था कहेंगे। यानी द्रव के अणु दूर दूर भी जाना चाहता है और साथ साथ भी रहना चाहता है, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को हम द्रव की अवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों, तीसरा कंडीशन, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन कम हो और स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो तो गैसियस स्टेट कहेंगे। यह बेसिक बात है प्यारे बच्चों। यानी स्केप का मतलब होता है ये उड़कर गैस की अवस्था में जाना चाहता है। स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो यानी ये साथ साथ कम रहना पसंद करता है, दूर दूर रहना ज़्यादा पसंद करता है। स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो ऐसी अवस्था को हम गैस की अवस्था कहेंगे। प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये बेसिक बात है। अब हम गैसियस स्टेट होता कहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट हम लोग कक्षा 12 में पढ़ लेंगे, लिक्विड स्टेट कक्षा 12 सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ लेंगे। कुछ 12 सॉल्यूशन में तो है ही है, और कुछ 11 में पढ़ेंगे, और कुछ 11 के फिजिक्स में लिक्विड फ्लूइड वगैरह पढ़ते हैं, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो चलिए, तो हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की, कि इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे गैसियस स्टेट की। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि गैस की अवस्था कब होती है, जब स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है और म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होता है, तो पदार्थ गैस की अवस्था में होता है। अब प्यारे बच्चों, गैस स्टेट
दो चीज़ों पे डिपेंड करती है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरे लेक्चर को। गैस स्टेट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। गैस स्टेट, अगर कोई प्यारे बच्चों कोई पदार्थ की अवस्था है गैस की अवस्था में, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। कितने चीज़ों पर? दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। बता सकते हैं, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बता रहा हूँ। ये टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है, ये दो चीज़ें हैं जिस पर ये गैसियस अवस्था निर्भर करती है। यानी कहें कि गैसियस जो स्टेट होता है, गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था होती है, ये हाई प्रेशर पर होती है या लो प्रेशर पर होती है, हाई टेम्परेचर पर होता है या लो टेम्परेचर पर होता है। अगर मैं आपको चार ऑप्शन दे दूं, कितने ऑप्शन? चार ऑप्शन, 1 2 3 और 4 ऑप्शन मैं दे दूं और लिख दूं हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, तो आप किसको टिक करेंगे प्यारे बच्चों? ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए गैस इतना में है, इतना में गैस है, अब प्रेशर को बढ़ा कर इतना कर दिए तो गैस के अणु पास पास आ गए, और जब गैस के अणु पास पास आ जाएंगे प्यारे बच्चों तो ठोस की अवस्था में आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें तो गैसियस का अवस्था देना है। अगर हम प्रेशर को कम रखेंगे, मान लीजिए प्रेशर कम रखेंगे तो गैस के अणु दूर दूर जाएंगे, तो गैसियस अवस्था प्राप्त करेगा। और टेम्परेचर को क्या करेंगे? टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यानी प्रेशर कम करना पड़ेगा और टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर जब हाई होगा तो इसके अणु दूर दूर जाएंगे, तो प्रेशर कम टेम्परेचर हाई, तब जाकर हमें गैसियस अवस्था प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लो प्रेशर। प्रेशर आपको हल्का रखना पड़ेगा, सॉरी लो प्रेशर रखना पड़ेगा, और हाई टेम्परेचर ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन में प्यारे बच्चों लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, प्यारे बच्चों लो टेम्परेचर सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। HP LT HT LP LP LT और HP HT, तो इसमें राइट आंसर होगा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, हम आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे इसी चैप्टर में प्यारे बच्चों। मैं आगे चल रहा हूँ, गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़। अगर हम गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्यारे बच्चों बेसिकली ये नोट से देख लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये चैप्टर का आपका परिचय है, आप इस परिचय को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, इतना चीज़ें आप जानते हैं। और द्रव्य की अवस्थाएँ देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप उसको नोट्स कर सकते हैं। ये पदार्थ की अवस्थाएँ हैं, और पदार्थ की अवस्थाओं में प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ नोट्स में दिखा दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा इसमें से बिल्कुल नोट। ये ठोस अवस्था की आपका डिफिनीशन हो गया, ये आपकी द्रव अवस्था का डिफिनीशन हो गया, और ये आपका गैसीय अवस्था का डिफिनीशन हो गया, उदाहरण के साथ है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे, यहाँ पर बात हम यहाँ करेंगे गैसों के मापने योग्य गुण पर चर्चा करेंगे। गैस के मापने योग्य पर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं अपने रफ कॉपी पर मैं इसको नोट्स करके बताऊंगा कि गैसों के मापने योग्य गुण क्या क्या होते हैं। यानी गैसीय अवस्था में पदार्थों के मापने योग्य गुण में आयतन, दाब, ताप, गैस का परिमाण होता है। आप प्यारे बच्चों मेरे आप मेरे रफ पर ध्यान देंगे कि गैस की कौन कौन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, यानी गैस की किन किन गुणों को मापा जा सकता है। तो उसमें हम मास को माप सकते हैं, मास प्यारे बच्चों, मास
जिसको द्रव्यमान कहते हैं। वॉल्यूम को माप सकते हैं, वॉल्यूम जिसको आयतन कहते हैं। टेम्परेचर को माप सकते हैं कि टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है कि केल्विन है। प्रेशर को भी नाप सकते हैं कि गैस का प्रेशर लो है कि हाई है कि मीडियम है, कितना है। और डेंसिटी भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, घनत्व। तो प्यारे बच्चों, ये गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। गैस के इन गुणों को हम लोग माप सकते हैं ऐसे गुणों को। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग वन बाय वन एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें, गैस का मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो पहले चीज़ें हम लोग मास की बात करेंगे, गैस का मास। प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमने ये कोई इम्पटी सिलेंडर ले लिया, इसमें W1 गैस है, W1 ग्राम गैस है इसमें। ये इम्पटी कोई सिलेंडर है, इम्पटी खाली। तो मान लीजिए इस इम्पटी इसमें कोई गैस नहीं है, ये इसका वजन कितना है, W1 ग्राम है। ये खाली है, इसमें कोई गैस नहीं है, ये इम्पटी सिलेंडर है। लेकिन जब इसके अंदर हम कोई गैस को फिल कर देंगे, भर देंगे गैस, तो इस सिलेंडर का मास हो गया W2। मान लीजिए इसमें गैस हमने भर दिया, अब ये हो गया W2 ग्राम। तो कहेंगे मैंने गैस को इसमें फिल कर दिया। तो मास कैसे निकालेंगे, तो मास गैस कितना ग्राम है, तो हम W2 में से W1 को घटा देंगे। W2 में से W1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। जो भी ग्राम आएगा वो गैस का मास होगा प्यारे बच्चों। और गैस का मास प्रायः ग्राम में लिखते हैं। क्यों प्रायः ग्राम में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि मास से एक और प्रॉपर्टीज रिलेटेड होता है, क्योंकि ग्राम से यानी मास से एक और प्रॉपर्टीज रिलेटेड होता है, जो होता है नंबर ऑफ मोल्स। यानी मोलों की संख्या हम कैसे निकाल लेते हैं, तो भार बटे अणु भार। यानी भार का मतलब इसको हम कहते हैं मास ऑफ गैस। गैस का मास कितना है, और भाग दे देते हैं कितना, मोलर मास। यानी गैस के मोलर मास से जब भाग दे देंगे तो हमें आसानी से गैस के मोलों की संख्या भी निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा वीडियो बनाने में कहीं भी त्रुटियां होंगी तो प्यारे बच्चों इसे माफ़ करना, और आप पढ़ते रहना है। वीडियो है, हम लोगों के पास पूरी साधन नहीं है कि अच्छे से हम लोग वीडियो बनाए जाए, लेकिन जो भी त्रुटि फुटी से बना रहे हैं आप कोशिश करेंगे समझने पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम मास निकाल लेते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम लोग तीसरी पॉइंट बात करेंगे, इसके बाद हम लोग दूसरी पॉइंट बात करेंगे गैस के वॉल्यूम की। दूसरी बात करेंगे गैस की वॉल्यूम की, यानी गैस का आयतन जिसको कहते हैं, गैस का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ गैस जिसको कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे आर केप्ट। जिस बर्तन में जिस पात्र में गैस को रखते हैं उस पात्र को कवर कर लेता है। इसलिए कह सकते हैं कि गैस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। मान लीजिए इस कंटेनर में मैंने गैस रखा, इस कंटेनर में गैस है, इसको कंटेनर में लिख दे रहा हूँ, कंटेनर है, और इस गैस को हम इतना छोटा सा भी कंटेनर में रख सकते हैं। तो सेम क्वांटिटी का गैस यहाँ पर भी रख सकते हैं। यानी जितना गैस यहाँ है उतना ही मोल गैस यहाँ भी है, सेम क्वांटिटी के गैस हैं। और इसको निकालकर एक पूरे रूम में छोड़ देंगे तो ये पूरे रूम को कवर कर लेगा, सारा वॉल्यूम गैस का कहलाएगा। तो मैंने क्या सीखा प्यारे बच्चों, गैस का कोई निश्चित वॉल्यूम नहीं होता है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। यानी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी जितना वॉल्यूम कंटेनर का होगा
वही वॉल्यूम गैस का भी होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, एक थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि मान लीजिए प्यारे बच्चे, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी कंटेनर में, यहाँ पर कंटेनर है, इसमें कोई कंकड़ पत्थर ऐसे रख दिया गया है, ऐसे कोई कंकड़ पत्थर है यहाँ तक, और इसमें हमने गैस को रख दिया। अब पूरा वॉल्यूम, इस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम भी है, और कंकड़ पत्थर का इसमें मात्रा x है। तो गैस की कितनी मात्रा होगी प्यारे बच्चों? तो गैस तो इस सॉलिड को कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सॉलिड है, ये कंकड़ पत्थर है, इतना कवर कर लिए हैं। तो गैस का वॉल्यूम कितना होगा प्यारे बच्चों? v माइनस यक्स होगा, v माइनस यक्स होगा। तो वॉल्यूम किसको कहेंगे? अवेलेबल स्पेस, वह स्थान जो अवेलेबल हो गैस के अणुओं को स्वतंत्र रूप से घूमने में। गैस के अणु यहाँ खाली जगह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, इस ठोस में नहीं जा सकता है। इसलिए गैस का वॉल्यूम कितना होगा? कुल वॉल्यूम में से v माइनस यक्स घटा देंगे। यक्स का मतलब वह आयतन जो पत्थर ठोस के द्वारा घेरा गया है। तो ये गैस का आयतन v माइनस यक्स हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, अब ऐसे भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि प्यारे बच्चों, एक कोई सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, इसमें मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भर दिया। अब इस डिब्बे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डाला, तो हाइड्रोजन का आधा वॉल्यूम लेगा, ऑक्सीजन आधा वॉल्यूम लेगा, ऐसे आधा आधा वॉल्यूम ले लेगा। ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे डाल्टन्स लॉ आप पढ़ेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों आपस में। ये जो टोटल वॉल्यूम होगा, ये टोटल वॉल्यूम हाइड्रोजन का भी होगा और ये टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का भी होगा। जैसे प्यारे बच्चों, एक मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ कंटेनर। देखिए 3 डायमेंशन में मैं इस कंटेनर को बना दिया कि चलिए 3 डायमेंशन कंटेनर है। इसमें हमने हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और इसमें हमने नाइट्रोजन गैस डाल दिया, और इस कंटेनर का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा जाए, अगर वॉल्यूम नाइट्रोजन का वॉल्यूम पूछा जाए तो आप 100 सेंटीमीटर बताएंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना बताएंगे? तो 100 सेंटीमीटर क्यूब बताएंगे। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना बताएंगे? 100 सेंटीमीटर क्यूब बताएंगे। लेकिन ये जो गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। यहाँ पर ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिया, फिर नाइट्रोजन से रिएक्शन करके कोई अमोनिया बना दिया। ऐसा गैस के मध्य कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में नाइट्रोजन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब कहा जाएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब कहा जाएगा और हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब कहा जाएगा। शायद प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस को, वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ गैस को हम लीटर में लेते हैं, नापते हैं लीटर में, और लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। यदि मीटर में दिया हो तो, यदि मीटर में दिया हो वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है प्यारे बच्चों, और 1000 लीटर में 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है। और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻6 प्यारे बच्चों 1000 लीटर 1000 डेसीमीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और आगे इसको आप मिलीलीटर और में चेंज कर सकते हैं। आगे यहाँ लिख सकते हैं कि 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको इस फार्मूले में भी आप लिख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग तीसरा जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तीसरा वो हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर ऑफ गैस,
तो प्यारे बच्चों गैस का टेम्परेचर उतना होगा जितना गैस की काइनेटिक ऊर्जा होती है, काइनेटिक। अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि गैस के अणु कंटिन्यू इसमें रैंडम मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, गतिज ऊर्जा होती है। और जितनी गैस के अणु जिस स्पीड से गति करते हैं वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड करता है कि गैस का टेम्परेचर कितना होगा। तो आप शायद समझ रहे होंगे, गैस के अणु अगर स्लोली इसमें घूम रहे होंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी, और यदि गैस के अणु की स्पीड ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और गैस का जो टेम्परेचर का एसआई जो मात्रक होता है केल्विन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? केल्विन। ऐसे नापने के लिए तो केल्विन में भी नाप सकते हैं और सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, लेकिन एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगर केल्विन को अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो अगर सेल्सियस प्लस 273, यानी सेल्सियस में अगर हम 273 को जोड़ देंगे, सेल्सियस में अगर सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा। आगे अगर सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तो केल्विन में से 273 को घटा देंगे तो हमारा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। एक और इसका फार्मूला होता है F-32/9 इक्वल टू C/5। ये भी फार्मूला होता है प्यारे बच्चों कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हम चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले से। चलिए अगला जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है प्रेशर ऑफ गैस है प्यारे बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस है। चौथा जो है प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस का प्रेशर को कैसे मापते हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे बच्चों गैस जो होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं, इस तरीके से निरंतर गति करते रहते हैं, और गैस के अणु आकर और कंटेनर बर्तन की दीवार पर, वॉल पर टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारने से ही प्रेशर उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों। गैस के अणु दीवार पर टक्कर मारते हैं रैंडम मोशन की वजह से, अनियमित गति करने की वजह से वो गैस की सिलेंडर की दीवार पर, है ना, टक्कर मारते हैं तो वॉल की एरिया पर फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाता है, देखिए यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, तो हम कहते हैं फोर्स जो लगा रहा है पर यूनिट लगा रहा है, पर यूनिट, और इसी को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब की परिभाषा यहाँ से प्यारे बच्चों बन गया, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल बाय द रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्रेशर। इसी को हम ऐसे प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कि एक एकांक क्षेत्रफल पर, यानी गैस सिलेंडर के एक एकांक क्षेत्रफल पर गैस के अणुओं द्वारा लगाए गए फोर्स को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब फोर्स यूनिट, तो इसका एसआई मात्रक क्या लिख लेंगे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख देंगे, इसी को पास्कल भी कहते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन हम अगर कॉमनली देखें तो हम इसको एटीएम में गैस के दाब को हम एटीएम में लेते हैं, और जानते हैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन जानना पड़ेगा कि एक एटीएम बराबर होता है 1.0123 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। और इसको घात को चेंज कर लेंगे, 3 बनाएंगे तो 101.2325 गुणे 10⁻³ पास्कल हो जाएगा। इसी को हम लोग 760 mmHg कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? 760 टॉर भी कहते हैं प्यारे बच्चों, टॉर। इसी को हम लोग 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कह सकते हैं, और इसी को 1.01325 बॉर भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी गैस यानी गैस की डेंसिटी क्या होती है, कैसे मेजरेबल, 5वां पॉइंट है। तो डेंसिटी, चूँकि हम लोग डेंसिटी जानते हैं प्यारे बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान में आयतन से भाग दे देते हैं तो घनत्व। चूँकि घनत्व 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे, 2 तरह से निकालते हैं। एक होता है एब्सोलूट डेंसिटी, और एक होता है वेपर डेंसिटी। तो एब्सोलूट डेंसिटी निकालने के लिए D = P/m/RT होता है। P क्या होता है? प्रेशर, जो एटीएम में ले लेंगे,
यम क्या है तो मोलर ऑफ गैस है, ग्राम में ले लेंगे, मोलर ऑफ गैस है। आर टी क्या है केल्विन में टेम्परेचर ले लेंगे, केल्विन में। और आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, इसका मान है ना यूनिट पर डिपेंड करता है कि आप इसका मात्रक क्या ले रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम यहाँ एटीएम गैस और केल्विन लिए हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा 0.0821 एटीएम लीटर प्रति मोल केल्विन हो जाएगा। और वेपर डेंसिटी, एक होता है वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व के लिए मोलर मास बटे मोलर मास, यानी मोलर मास बटे 2, यह एक कंपैरिजन डेंसिटी है प्यारे बच्चों। कंपैरिजन करते हैं कि हाइड्रोजन से कितना गुना भारी गैस है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यहाँ एक कंपैरिजन होता है प्यारे बच्चों। ये गैस के मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा आप देख लेंगे कि गैस के मापने योग्य ये जो चीज़ें मैं अभी समझाया हूँ, आप इसको चाहें तो खूब अच्छे से इसे आप नोट्स कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो इसको आप अच्छे से इसे नोट करने की आप कोशिश करें और नोट्स भी बनाएं, खुद सुंदर नोट्स बनाएं और आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। तो ये प्यारे बच्चों देखिए ये वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ, इसमें से आप ज़रूर इसको नोट्स कर लेंगे प्यारे बच्चों। और मैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को गैस के नियम पढ़ाऊंगा, जिसमें बायल का नियम, चार्ल्स का नियम होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होगा। ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलूँगा, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। हमारे बच्चे स्कूल के प्यारे बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद।